Welcome back to you all. And as you all know that this is Sanjit Singh from the DIT British English. And at present, I'm just going to take your class. And I'm very thankful to you all that you all are just watching me and you are just following my guidelines. And it shows that how much you are crazy behind English. Because if you really want to speak in English, write in English, listen in English, speak in English, then it is very important that you have to do all the activities. As I have told you that the teacher can't teach anybody. The teacher is here to give the guidelines of particular subject, particular topic or particular things. If you are going to follow the guidelines of the teacher, then definitely you are going to get success. But if you are not going to follow and you are not taking your life seriously in respect of aim, then you are going to face lots of problems. And whatever you have decided in your life, you are not going to get success. So ये सारे कहने का बस एक ही मतलब था कि हम लोग पढ़ाई जो करते हैं, एक समय था जब पढ़ाई नॉलेज के लिए किया करते थे। आज हम वो पढ़ाई करते हैं जिसके जरिए हमें अच्छे से अच्छे जॉब लग जाए। नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका भी एक मोटो होता है कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन कौन सी पढ़ाई करें जिससे हमारी नौकरी फिक्स हो जाए, और उसके लिए जितना शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट होती है। बट एज ए स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट यू ऑल आर इन स्टूडेंट एज, और स्टूडेंट एज में एक सबसे बड़ी समस्या होती है एग्जामिनेशन पीरियड की। व्हेन द एग्जामिनेशन पीरियड कम्स, देन आवर माइंड डजंट वर्क। जब एग्जामिनेशन पीरियड आती है तो हमारी जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। बंद इसलिए कर देता है क्योंकि वी कम इन प्रेशर, हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, जिसके कारण ये समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे करूं, कहां से करूं, किस चीज को लेकर के स्टार्ट करूं। तो आज आपको मैं जो क्लास लेने जा रहा हूं, इस क्लास के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन है उसकी आप तैयारी कैसे करोगे, और अगर मेरे इस गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। मैं इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, आई जस्ट कंप्लीटेड माय मैट्रिक in the year of 1996, and 1998 I just completed intermediate. During the intermediate मेरे को कुछ मैगजीन भी पढ़ने की बहुत सवार थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को साबित करना चाहता था जो मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मेरी फिनेंशियल स्थिति इतनी खराब थी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। एंड आप सभी जानते हो कि बिहार में गवर्नमेंट स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होती है। बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि वो मेरे को पटना में रख करके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं, और आज मैं यहाँ हूँ। पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर में एक ललक सवार थी कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, सीखना है, सीखना है, मेरे को भी इंग्लिश बोलना है। क्योंकि आज के डेट में बिहार बोर्ड का स्टूडेंट अगर इंग्लिश बोलने जाए तो दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं जानता हूं कि वो प्रॉब्लम क्या फेस किया मैं, इसलिए मेरे जगह पर कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड, सीबीएसई वालों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनकी एक बेस होती है। बट बिहार बोर्ड वालों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैट्रिक तक तो इंग्लिश का वैल्यू नहीं है, जिसके कारण हम ध्यान देना छोड़ देते हैं। इंटर में जैसे ही आते हैं हमारे पास इंग्लिश का कंपलसरी पेपर मिल जाता है, एंड वी बिकम कंफ्यूज कि अब क्या होगा। और एक साल तो ऐसा भी रिजल्ट हुआ था जिसमें 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंटर के जो इंग्लिश के कारण ही फेल हुए थे। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो कि आपको लॉन्ग लाइफ तक काम करती है, जॉब लेने में मदद करता है, कोई भी कंपटीशन को निकालने में मदद करती है। बट इन सब को करने के लिए हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। तो मैं उस समय कुछ मैगजीन्स पढ़ा करता था, उसमें एक मैगजीन आती थी, आई डोंट नो अभी वो आती है कि नहीं, एंड द नेम ऑफ दैट मैगजीन वाज CSR, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू।
जो एक साइंस के लिए आता था, एक जनरल नॉलेज के लिए आता था, एक कंपटीशन के लिए आता था। तो आई वॉज द रेगुलर रीडर ऑफ कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, CSR का मैं रेगुलर रीडर था। और उस समय मेरे को एक आर्टिकल मिला, जिस समय मेरे को इंटरमीडिएट का 2-3 महीना बचा हुआ था एग्जाम देने के लिए, और अचानक मेरी नजर उस आर्टिकल पर गया और उस आर्टिकल में ये लिखा था हुआ था, 2 टॉपिक लिखा हुआ था कि आप अपने टाइम टेबल पर कैसे काम करोगे, जो आपने टाइम टेबल सेट किया है, और फिर उस टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे। मैं उसको पढ़ा एज ए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले खुद को पढ़ा। पढ़ने के बाद मेरे मन में क्या बात आई कि मैं सोचा इसका प्रैक्टिस करूं, यानी खुद से पहले अपने ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करूं। मेरी एग्जामिनेशन की 3 महीने देर थी, और मैं उस जो बातें जो लिखी हुई थी उस कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में, मैंने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया, और फॉलो करने का रिजल्ट ये हुआ कि आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। उसके बाद अभी तक मैं जितने भी स्टूडेंट्स को दिया, लगभग 15 सालों में जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने बताया, जिन लोगों ने ईमानदारी पूर्वक फॉलो किया, वो एग्जाम निकालना उनके लिए आसान हो गई। बस इसमें जो कही हुई बातें हैं उसको आपको ईमानदारी पूर्वक फॉलो करना है। अगर आप उसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस। लेकिन जब भी आप एग्जाम देने की बारी आती है तो आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फिक्स योर गोल, आप अपने गोल को कैसे फिक्स करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 क्लास आपको दिया था। अगर आपको अभी तक नहीं देखे हैं, या जो लोग नए हैं, प्लीज जाकर के वहां देखें, जो मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि आप अपने गोल को कैसे फिक्स करेंगे, जो कि एक मोटिवेशनल क्लास के रूप में मैंने वहां पर रखा था। तो उसमें शॉर्ट एनालिसिस की बात हो रही थी, SWOT, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी बताया था कि S स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। थ्रेट मीन्स डर, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका या अवसर, W मीन्स वीकनेस यानी वीकेस्ट पॉइंट, आपकी जो वीकेस्ट पॉइंट है वो देखनी है, और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपको क्या देखनी है। तो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2 वर्ड को यहां पर पकड़िए कि आपकी जितने भी सब्जेक्ट है, नॉर्मली अगर हम ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं तो 5 सब्जेक्ट होता है, तो भी मैं 6 सब्जेक्ट का रेशियो लेकर के चल रहा हूं। लेकिन आप इसको अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 6 होगा तो कैसे डिवाइड करें, 5 होगा तो कैसे डिवाइड करें, 7 होगा तो कैसे करें, या 10 होगा तो कैसे डिवाइड करेंगे। इट इज टोटली अप टू यू। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, उस रास्ते को पर अमल करना ही आपका काम है। तो मैं बात कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले आपको यह देखनी है कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट या आपकी जो सबसे जो मजबूत सब्जेक्ट क्या है, इन विच यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपने सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट दो, एक जो कमजोर पार्ट हो गई, एक जो मजबूत पार्ट हो गया। ये दोनों को अलग अलग आप पहले बांट दो, सेग्रीगेट करो ईमानदारी पूर्वक कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परेशानी है और किस सब्जेक्ट में आपको परेशानी है लेकिन ना के बराबर है। इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। दूसरी बात, अब आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना है और उस टाइम टेबल पर आपको काम करनी है। मेरे को अभी तक एक बात याद नहीं है, जब मेरे को कभी भूत सवार था चार्टर अकाउंटेंसी की तैयारी करने के लिए, और मैं पटना के एक इंस्टीट्यूट में गया जहां मैं काउंसलिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वहां से एक छोटा सा सवाल किया गया कि क्या आप 20 घंटा पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? इफ यू आर रेडी टू स्टडी 20 आवर्स देन प्लीज टेक एडमिशन, अदरवाइज लीव दिस। 20 आवर्स का ये मतलब नहीं है कि आज हम 22 आवर्स पढ़ लें और कल हम 18 आवर्स पढ़ लें। 20 मीन्स यू हैव टू गिव 20 आवर्स एवरी डे, उससे ना एक कम ना एक ज्यादा। मैं एकदम दुविधा में पड़ गया। मैं बोला कि सर यू गिव मी 24 आवर्स, मेरे को 24 घंटे सोचने का टाइम दीजिए। आई केम बैक टू माई होम, मैं घर आया और सोचा कि 20 आवर्स इट इज वेरी वेरी टफ फॉर मी, आई कांट गिव।
बिकॉज आई डोंट हैव पेशेंस। मेरे पास पेशेंस नहीं है। इस तरह का क्वेश्चंस मेरे अंदर में आई, मैंने अपने आप को देखा, मैंने अपने आप को रियलाइज किया, एंड फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गो फॉर दैट। क्योंकि एक और सवाल किया गया था, इट इज वेरी टफ टू कंप्लीट एग्जामिनेशन इन वन अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना भी मुश्किल है, और जो निकाल लेते हैं वो सही में इनकारनेशन ऑफ गॉड है, भगवान के अवतार हैं, which I was not, because my subject was very average and I was not fit for that, and suddenly I changed my aim. तो why did that person ask this question? कि आपको अपना टाइम टेबल फिक्स करनी है। बेसिकली हम देखते हैं 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका कोई टाइम टेबल ही नहीं होता है। रात को देर रात तक जगते हैं। अगर बुरा लगे तो प्लीज एंड प्लीज मैं उसके लिए सॉरी कहूंगा, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है कि रात को देर रात तक जगते हैं और 8-10 बजे उठते हैं। एंड इफ यू आर डूइंग लाइक दैट यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में आप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि रात में मैं ज्यादा देर तक पढ़ लूं तो मेरे को सब चीज हो जाएगा, अगर ऐसी बात है तो आप ग्रेट हो। लेकिन किसी ने एक बात को जरूर बोला है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। अगर आप सवेरे उठते हो, सवेरे उठते हो, क्योंकि आदमी जब दिन भर काम करता है तो उसकी माइंड पहले से ही पूरा तरीके से ब्लॉक्ड हो जाता है, वो टायर्ड फील करता है, उसकी माइंड पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होती है। और जब फ्रेश नहीं होती है तो उस बीच में रात में अगर हम पढ़ाई करें तो ऑलरेडी हम बहुत सारे चीजों से परेशान हैं, तो कैसे हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम सवेरे सो जाएं, 9-10 बजते बजते सो जाएं, लेटेस्ट 11 बजे, और 3 से 4 बजे सुबह उठ जाएं। जब आप इतने ड्यूरेशन, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए 5 घंटा बहुत है सोना, 5 घंटे से 6 घंटा नहीं सोना। जो 5 घंटे से ज्यादा सोते हैं वो पेशेंट है, वो रोगी है, ठीक है। तो आपको कम से कम 5 आवर्स 24 आवर्स में ही सोनी है। एंड फिर सुबह जब उठते हैं तो आप देखो अपने आप को, आपकी माइंड जो है पूरी तरीके से रिफ्रेश होगी। बस थोड़ा सा पढ़ने से पहले, ये नहीं कि उठा और सीधे पढ़ने के लिए बैठ गया, नहीं, उठने के बाद सबसे पहले आप रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा बहुत छत पर टहल लो या वॉकिंग कर लो, एंड आफ्टर दैट आप पढ़ने के लिए बैठो। जब ये रूटीन, आप ये फार्मूला को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे दिन रिफ्रेशमेंट फील होगी, आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, पूरे दिन आप एक्टिव महसूस करोगे। मैं भी यही करता हूं। यू डोंट नो दिस टाइम, अभी मैं 3:30 बजे एकदम उठ जाता हूं, एंड आफ्टर दैट आई डू ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, नहीं तो मैं 17 बैचेस प्रतिदिन लेता हूं, 17 बैच मैं प्रतिदिन लेता हूं। एंड स्टूडेंट्स मेरे बोलते हैं कि 17वां बैच जो होती है, सर आप इतना एक्टिव कैसे होते हो? दिस इज द रीजन। अगर आप अर्ली सोते हो और अर्ली उठते हो तो डेफिनेटली आपका माइंड शार्प होगा, आप एक्टिव फील करोगे, आप एनर्जेटिक होगे, और ये आपको हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनाएगा। हेल्दी मीन्स आप स्वस्थ होगे, वेल्दी मीन्स आपकी धन संपदा भी आएगी, सब चीज आएगी। क्योंकि जब आप स्वस्थ होगे तभी धन आएगा, जब स्वस्थ नहीं होगे तो धन नहीं आएगा। तो आपका वो चीज आएगी, और आप वाइज भी बनोगे, बुद्धिमान भी बनोगे। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपकी रूटीन गड़बड़ है तो सबसे पहले आप इस रूटीन को फॉलो करो कि आप सवेरे सुतो और सवेरे उठो, ये 2 काम करना है। उसके बाद आज से, अभी से, इसी वक्त से, अगर आपकी एग्जामिनेशन 2 महीने के बाद हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, या 3 महीने के बाद है, चाहे वो पार्ट 1 की एग्जामिनेशन होने जा रही है, पार्ट 2 की एग्जामिनेशन होने जा रही है, तो सबसे पहले आप हेफिजिटेड मैनर में मत आओ। अपने माइंड को जितना खुला रखोगे, जितना हल्का रखोगे, उतना अच्छा। प्रेशर में कोई काम नहीं होती है। और बैठ करके आप सबसे पहले अपने टाइम को सेट करो कि कैसे कैसे हमको पढ़ाई करना है, किस ढंग से करना है, और वो टाइम सेट कैसे होगा, जिसका एक बहुत बड़ा समस्या सभी लोगों के सामने आती है, वो हम टाइम सेट करना आज हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद मैं उस पर डिस्कस करूंगा, फिर अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे वो चीज करेंगे।
तो मैंने आपको बताया सबसे पहले सवेरे सोना है और सवेरे उठना है। दूसरा काम मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो है, जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट है उसको साइड करो और जो इजी सब्जेक्ट है उसको अलग रखो। तीसरी बात है, आज के डेट में मैं देखता हूं कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि वो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो एग्जामिनेशन के समय आप इतना प्रेशर लेकर के पढ़ते हो और वो पढ़ते नहीं हो, बस सर ने गेस्ट पेपर दिया, ये गेस्ट पेपर से ये क्वेश्चन हमको मिला, उस क्वेश्चन को बस रट लिया, वो क्वेश्चन को पूछा गया बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा या किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका आंसर दे दिया गया और हम घर चले गए। और आप अपने आप को बोलते हो आई एम अ ग्रेजुएट। और ग्रेजुएट वालों से ये पूछा जाए कि ग्रेजुएट का स्पेलिंग बताओ, बैचलर का स्पेलिंग बताओ, कॉमर्स का डिफिनेशन बताओ, आर्ट्स क्या होता है, साइंस के कितने ब्रांचेज होते हैं, दे डोंट नो, दे बिकम कंफ्यूज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज्ड बिकॉज वो तो नॉलेज के लिए नहीं पढ़े, वो एग्जामिनेशन पास होने के लिए पढ़े। तो गो विद द नॉलेज, डोंट गो टू पास द एग्जामिनेशन। आपको नॉलेज के लिए पढ़ाई करना है और इसके लिए कोशिश करो कि सालों भर पढ़ाई करें, थोड़ा सा ही वक्त निकाल करके आप पढ़ाई रोज करो। रोज 2 घंटे भी आप अपने स्टडीज पर ध्यान देते हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। सेल्फ स्टडी कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी कम से कम 5 आवर्स करना चाहिए, कोचिंग और ट्यूशन को छोड़ करके। जितना आप कोचिंग और ट्यूशन में समय देते हो उसको छोड़ करके घर में कम से कम 5 घंटे का समय दीजिए अपने सब्जेक्ट पर। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, नहीं तो आप जीवन भर इंटरव्यू की तैयारी के लिए लड़ते रहेंगे और वो निकलना मुश्किल हो जाता है और अच्छे जगह पर आप नहीं जा पाते हैं। तो अच्छे जगह पर जाने के लिए आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। उसके बाद आप अपने टाइम को सेट करो, जो टाइम टेबल है, जिसको मैंने आपको ये पूरे बोर्ड पर लिख करके दिखाया है। सो बिफोर रीडिंग दिस पैराग्राफ, इसको पढ़ने से पहले मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि आप सभी को ये दिख रही है। अगर ये दिख रहा है तो प्लीज राइट यस, अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज राइट नो। हरी अप। If it is visible to all, please write me yes. If it is not visible, please write no. Very good. So let's start now. लेकिन मेरे को रोज क्यों कहना पड़ता है कि आप लाइक बटन पर क्लिक क्यों नहीं करते हैं, शेयर पर क्यों नहीं क्लिक करते हैं? प्लीज डू लाइक दैट। शेयर पर क्लिक कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, सो दैट एवरीबॉडी विल नो अबाउट दिस क्लास एंड दिस शुड बी डन बाय यू। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले रीडिंग कर रहा हूं, आफ्टर दैट मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड सी हाउ एम आई गोइंग टू रीड, मैं कैसे पढ़ने जा रहा हूं विद प्रोनाउंसिएशन। यू हैव टू लिसन केयरफुली। वर्किंग टू अ टाइम टेबल। While preparing for any examination, we must rigidly follow a timetable. The earlier we begin, the better it is. Start with your difficult subject first. We can give a total of 3 months for the entire study. For intensive study and preparation of guest paper, allot 10 days for each subject. Thus, in 2 months, we would have covered all the 6 subjects, which means to total of 18 days. Then the third revision can be done with 2 days for each subject. Finally, revise each subject before the examination according to the examination schedule. Exam को exam नहीं बोलना है, exam बोलनी है। Examination, not examination. तो हेयर जो बातें लिखी हुई हैं, अब मैं इसको डील करने जा रहा हूं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड मेरे को उम्मीद है कि आप इसको
ईमानदारी पूर्वक फॉलो करोगे अगर जीवन में कुछ बनना है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो कैलकुलेटेड वे में है कि 25 साल तक हमको किसी भी हालत में नौकरी चाहिए तो चाहिए, उसके लिए हमें जो करना पड़े तो चाहिए, उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करो। तो मैंने बोला कि वर्किंग टू अ टाइम टेबल पर काम करने के लिए क्या करेंगे? वाइल प्रिपेयरिंग, जब आप प्रिपेयरिंग कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की, चाहे वो बैंक की एग्जामिनेशन है, एसएससी का एग्जामिनेशन है, रेलवे की एग्जामिनेशन है, पार्ट 1 की एग्जामिनेशन है, इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन है, मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन को आप प्रिपेयर करते हो, वी मस्ट रिजिडली फॉलो ए टाइम टेबल। सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि आपने जो टाइम टेबल सेट किया है वो टाइम टेबल का रिजिडली रूप से, दृढ़ता रूप से फॉलो करना है। अगर हमको सुबह मॉर्निंग का 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक या 5 से 7 हमको बायोलॉजी पढ़नी है तो हम सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, या मैथ्स पढ़नी है तो मैथ ही पढ़ेंगे, और 5 से 7 ना हम मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, ना कोई फोन अटेंड करेंगे, ना सब्जी लाने मार्केट जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो टाइम टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि मम्मी बोली सब्जी लाने के लिए, हम 5 से 7 में चले गए सब्जी लाने, आज का काम कल करते हैं। नो सर, हेयर मैंने यहां पर क्या लिखा है, रिजिडली वर्ड का यूज किया है। रिजिडली मतलब करना है तो करना है, बाय हुक करे या क्रुक करे, करना है तो करना है। हम सब्जी लाएंगे लेकिन हम उसके लिए भी एक टाइम फिक्स किए हुए हैं, उसी टाइम में सब्जी आएगा और किसी टाइम में नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर का काम होता है, वो आप अपने हिसाब से टाइम को फिक्स करके ला सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा इमरजेंसी वर्क होती है, अचानक तबीयत खराब हो जाना घर में किसी मेंबर को, तो चलो उस केस में किसी का तबीयत खराब है और आप पढ़ाई पर दे रहे हो तो गलत बात है, वहां पर आपको मैनेज करनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले गांठ बांध लो, 11 को गांठ बांध लो और उसको टांग दो अपने घर के आगे कि मैंने ये गांठ बांधा है और 11 कसम खाया है कि जो मैंने टाइम टेबल सेट किया है उसको फॉलो करेंगे तो करेंगे। और उस समय स्टडी पीरियड के समय मेरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय मेरे किताब का, मेरी बुक्स का, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेरे को करियर बनाने जा रहा है। आई होप जो मैंने ये बात बोला आप सभी ने अंडरस्टूड कर लिया होगा, क्योंकि टाइम टेबल का मतलब है टाइम टेबल, और इसको फॉलो भी करना रिजिडली रूप से जरूरी है, तो जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट, द अर्लियर, ये एक कहावत है यहां पर देख लीजिए जो मेरे को यहां पर दिख रहा है, द अर्लियर वी बिगिन द बेटर इट इज। कहने का मतलब है, अच्छा 2 दिन के बाद तो मेरे बड़े भैया का शादी है, शादी अटेंड करके आते हैं फिर टाइम टेबल सेट करेंगे। अब शादी अटेंड है 2 दिन के बाद, तो आज ही चल दिए बड़े भैया के शादी में और 2 दिन बाद घूम करके आए, 5 दिन लगा दिए 1 दिन के शादी में। सर जी, इट मीन्स दैट यू आर प्लेइंग विथ योर करियर, आप अपने करियर से खेल रहे हो। एंड इफ यू वांट टू प्ले विथ योर करियर देन सब काम कीजिए। एक दिन करियर आपसे जवाब मांगेगा, एक दिन आपसे आपका आत्मा आपसे क्वेश्चन करेगी कि तुम किया क्या जो आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इफ यू आर डूइंग मेहनत then result will come in short period of time. If you are not working hard then you can't do and your result will not come in your life. तो कहा गया है earlier to begin the earlier we begin the better it is. कोई भी काम जितना पहले हम स्टार्ट करते हैं उतना अच्छा होता है, अदरवाइज क्या होगा, भोज के समय कोहरा रुकने की बात होगी। तो आप मैनेजमेंट में एक बात मैंने पढ़ा था जब मैंने MBA कंप्लीट किया, तो वहां पर एक बात पढ़ाया गया था, बताया गया था कि कोई भी काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए। बिफोर प्लानिंग, अगर आप कोई भी काम करते हैं या विदाउट प्लानिंग अगर कोई काम करते हो, आपकी काम खराब हो जाएगी जिसकी 90% संभावना होती है। सो बिफोर डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम करने से पहले आप उसकी प्लानिंग कर लो।
प्लानिंग क्या करना है कि आपको अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेना है। और द अर्लियर वी बिगिन द बेटर इट इज। आप जितना पहले, हम लोग जितना पहले कोई भी चीज की शुरुआत कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत ही कीमती है। हम जान रहे हैं कि पार्ट थर्ड का एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये कब होगा नहीं पता है, हमेशा डेट कैंसिल हो रही है। लेकिन अगर इस उम्मीद से चले कि जब डेट कैंसिल होगा फिर डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, तो फिर समझ जाइए आपकी रिजल्ट खराब हो सकती है। आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ एग्जाम के लिए वेट कर रहे हो। इसी तरह एग्जाम का डेट आए और वो करे, तो नहीं। लॉकडाउन में मजा नहीं उठाना है, लॉकडाउन का फायदा उठाना है। आपको अपना स्टडी जारी रखना है, नॉलेज बनाते हुए चलना है, क्योंकि यही वो समय है जहां पर हम अपने नॉलेज को जितना राइज कर ले उतना अच्छा है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें 10% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए सिंसियर हैं। अदरवाइज 90% स्टूडेंट्स को स्टेटस अपडेट करने से, फोटो और सेल्फी लेने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। पढ़ाई के लिए बोला जाए तो 10 कदम पीछे भागेंगे। तो ये चीज है, 200 रुपया 600 रुपया नेट में बर्बाद करेंगे, लेकिन कुछ पैसे देकर के हम कहीं से नॉलेज ले लें, वो चीज नहीं करेंगे। बहुत ही हार्ड वाला है, सॉरी अगर बुरा लगा तो, लेकिन ये फैक्ट है। हम दिन भर व्हाट्सएप चलाएंगे, लेकिन आपकी जो क्लासेस हो रही है ऑनलाइन उसमें हम 1 घंटा समय नहीं देंगे, वहां नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। These are the excuses. So if you are going with the excuses, then definitely you can't do anything. If you have no excuse, then you can get success. अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर पर नेटवर्क नहीं काम कर रहा है तो हम फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के कर सकते हैं नेटवर्क का काम। उस जगह पर जाकर, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो मेरे ऑनलाइन में ज्वाइन किए हुए हैं, गांव में रह रहे हैं, गांव में नेट नहीं काम कर रही है, तो चौक चौराहा पर जाकर के वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिए पूरा क्रेजीपन है। वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और कुछ करने के लिए तो कहीं से भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्कॉलर थे जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ करके अपने आप को महान बन गए और एक अच्छे आदमी बने। तो पढ़ाई करने के लिए, नॉलेज पाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत सारा एक्सक्यूज है। तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम ऑल एक्सक्यूजेस एंड अर्लियर वी बिगिन द बेटर इट इज। जितना पहले आप काम स्टार्ट करते हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो इस चीज का एकदम दिमाग में रख लो कि हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से हम अपना टाइम टेबल फिक्स करेंगे। अब ये टाइम टेबल फिक्स कैसे करेंगे? स्टार्ट विथ योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। मैंने यहां पर बात किया डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट की। तो हमारी जो ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप पहले, मैंने आपको बताया कि आप अपने सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटो, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट। तो इजी सब्जेक्ट पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर हमारी कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है। तो क्यों नहीं सबसे पहले हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेकर के स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर होता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो उसमें मन नहीं लगता है, और इजी सब्जेक्ट में बहुत मन लगता है, उसको और करते हैं। तो भाई जी ये बता दीजिए कि क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट में मन नहीं लगाने से उसमें अगर क्रॉस लग गई तो क्या आप पास कर पाओगे एग्जामिनेशन? नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पकड़ो और उससे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। मेरी बातों को गौर कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले स्टार्ट किस सब्जेक्ट से करनी है? डिफिकल्ट सब्जेक्ट से करना है। We can give a total of 3 months for the entire study. यहां पर देखिए, मैंने यहां पर 3 months का टाइम लिया है, 3 महीने का समय लिया है। अब आप देख लो कि 3 महीने का समय है कि 2 महीने का समय है कि 4 महीने का समय है, वो आपको उस हिसाब से अपने आप को सेग्रीगेट करना है, अपने टाइम टेबल को। मैं 3 महीने को लेकर के चल रहा हूं। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन होते हैं। 90 दिन को मैं लेकर के चल रहा हूं, 33 is 90 days। तो अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेकर के चलते हो तो यू कैन गिव या वी कैन गिव, हम सभी दे सकते हैं टोटल 3 months फॉर द एंटायर स्टडी। पूरे स्टडी को करने के लिए, यहाँ स्टडी लिखा हुआ है, रीडिंग नहीं लिखा है। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडिंग। रीडिंग और स्टडिंग में बहुत ही ज्यादा अंतर है। रीडिंग पढ़ते हैं सिर्फ, स्टडी अध्ययन करते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो ये अंतर है।
तो हमें स्टडी करना है, रीडिंग नहीं करनी है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो अगर आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तो आप पूरा का पूरा 3 महीना पूरे स्टडी को दे सकते हैं। अब आ जाइए, फॉर इंटेंसिव स्टडी एंड प्रिपरेशन ऑफ गेस्ट पेपर। अब यहां पर देखिए, जो इंटेंसिव स्टडी और प्रिपरेशन ऑफ गेस्ट पेपर, आज के डेट में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास एक तो गहन स्टडी करना है, बहुत ही डीपली जाना है, इसके साथ हमारे पास गेस्ट पेपर है, सर का दिया हुआ क्वेश्चन सेट्स है, सर ने बहुत सारे क्वेश्चन का गेसिंग किया है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गेस्ट पेपर है जिसका इंटेंसिव स्टडी आपको करना है, तो आप सबसे पहले ये 10 डेज फिक्स करो, किसके लिए? इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इस सब्जेक्ट कितना है, ये जो मैंने नीचे पार्ट लिखा है 6 सब्जेक्ट, सपोज आपकी टोटल सब्जेक्ट कितना है? 6 है, तो 6 सब्जेक्ट है, तो 6 को 10 दिन से गुना करते हैं। ये देखिए, ये 6 हो गई, 6 को गुना किया 10 से, तो कितना हो गया? 60 डेज। तो कहने का मतलब है कि सपोज आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, आपके पास 3 महीने का समय है, और 3 महीने में कितने दिन है? 90 डेज है। तो उस 90 डेज में से मैंने 60 डेज को निकाल दिया, यानी मैंने 2 महीना निकाल दिया। और उस 2 महीने का मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 10 दिन फिक्स किया। उस 10 दिन में आपको उसकी तैयारी करनी है, हर 10 दिन। और जब भी आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपके पास एक कलर्ड मार्कर होनी चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वहां पर उसको अंडरलाइन करते चलोगे कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप स्टडी कर रहे हो। और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन या सब्जेक्ट है जिसमें फंस रहे हो, एक बगल में कॉपी रखो, वहां पर सब चीज नोट करते जाओ। इससे आप क्या करोगे? अपनी पढ़ाई का फिल्टर कर सकते हो। फिल्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अभी पूरा पढ़ रहा हूं, पूरा पढ़ने के बाद ये हमारा निचोड़ निकला, मैंने 100% पढ़ा, 100% में 10% ऐसे जगह है या 70% ऐसे जगह है जहां को मैंने क्लियर कर लिया, 30% अभी है जिसको मेरे को और क्लियर करना है। तो ये 30% आपका कहां आ गया? कॉपी में आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करना है? आपको फिल्टर आउट करना है। तो मैंने क्या बोला कि 10 डेज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए देना है, जिसके लिए आपका 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 यहां पर देखिए, 10 क्या लिखा हुआ है? इन 2 मंथ्स वी वुड हैव कवर्ड, जिसके रिजल्ट हो गया कि 2 महीने में आप ऑल द 6 सब्जेक्ट्स को आप क्या कर रहे हैं? कवर करने जा रहे हैं, यानी ये चीज आपका हो रहा है। अब उसके बाद देखिए, इन 2 months which we would have covered all the 6 subjects, which means the total of 18 days, ठीक है। अब यहां पर बचा हमारा पास कितना? 18 डेज। तो 18 डेज जो बची है, उस 18 डेज की के लिए आप करेंगे कि ये जो 18 डेज आपका जो बचा हुआ है, मैं सिर्फ बाकी जो बचा 30 दिन, इस 30 दिन में मैंने 18 दिन को लिया, और इस 18 दिन में अब क्या करेंगे? 3 डेज ईच सब्जेक्ट। अब क्या करेंगे? 3 डेज देंगे इस सब्जेक्ट के लिए, जहां हमने 10 दिन का समय दिया, 10 दिन एक सब्जेक्ट को टाइम दिया। अब उसी एक सब्जेक्ट पर आपको कितना दिन का समय देना है? 3 दिन का समय देना। तो उस 3 दिन में मैंने क्या बताया कि 70% मेरा क्लियर हो गई, 30% को कवर अप करना है, जो अभी तक मेरा डाउट हो गया। तो ये सेकेंड रिवीजन में आपका स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले वो 30 जो मतलब जो डिफिकल्ट पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को मैं सबसे पहले 3 दिन में क्लियर करूंगा। उसके बाद जो इजी है एक बार नजर उसको दोहरा देंगे, जिसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं था। तो अगर आप सेकेंड रिवीजन में 3 दिन का समय देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, तो 6 18, ठीक है, 18 दिन में आपका बाकी का सब्जेक्ट कवर अप हो जाएगी, यानी आपका सेकेंड रिवीजन खत्म। अब आपके पास कितना दिन बचा? तो 18 दिन निकल गई, अब बचा 30 दिन में से 18 को घटा दिया, 12 दिन बचा। अब ये 12 डेज में क्या करेंगे? देन द थर्ड रिवीजन, अब हमको तीसरा रिवीजन चालू कर देना है, कैन बी डन विद 2 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट। अब क्या करनी है कि जो आपने 3 दिन में किया डबल रिवीजन के दौरान, अब जब थर्ड रिवीजन करने जा रहे हो तो वहां पर एक सब्जेक्ट के लिए 2 दिन का समय देना है, यानी टोटल कितना हो गया? 12 दिन। और 12 दिन में आपने बाकी का भी तीसरा रिवीजन कर लिया, क्योंकि फिर फिल्टर किया,
तो आपकी जो स्टडी अब और भी तेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने पूरा रिवीजन 3 बार किया। पहला रिवीजन कितने बार किया? तो 10 दिन का समय दिया। सपोज 6 सब्जेक्ट है तो 6 10 या 60 डेज में आपने इसको कवर अप किया। उसके बाद सेकंड रिवीजन किया। सेकंड रिवीजन में जहां 10 दिन का समय दिया वहां पर आपको 3 दिन का समय देना है, तो 6 का 18 दिन में किया। उसके बाद 12 दिन बचा, उस 12 दिन को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन का समय देंगे, तो 6 दूनी 12 आपका 90 दिन में अगर आप 3 बार ईमानदारी पूर्वक इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो आपका एग्जाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। जो आप देखते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, भाई ट्रेने पर पढ़ते जा रहे हैं, बस पर पढ़ते जा रहे हैं, टेम्पो पर पढ़ते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कितना पढ़ाकू विद्वान लोग जा रहे हैं कि भाई घर से तो पढ़ते हुए निकले, अब ऑटो पर भी नहीं छोड़ेंगे, इवन सेंटर पर पहुंचने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, गेट तक पढ़ रहे हैं। वाह, कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे एक सवाल कर दिया जाए ना तो कंफ्यूज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है। तो कहने का मतलब है, ऐसा कहा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बोले हैं कि एग्जामिनेशन के 12 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। अगर आप उस समय फिर पढ़ाई करते हैं, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद डिस्टर्ब का एक और रिजल्ट होता है जो हमारे बिहार बोर्ड में ये देखा जाता है, अरे क्वेश्चन आउट हो गया। अब क्वेश्चन आउट हो गया तो उसका 3 पैटर्न आपके सामने आ गया। अब उसको लेकर के देखिए, दिमाग पूरी तरीके से गड़बड़ा गया। जो क्वेश्चन आया उसी को हम रट लिया, अगला तो पूछा ही नहीं, तो क्या होगा, रिजल्ट धराशायी गिर जाती है, 0 हो जाता है, क्योंकि हमने अपने माइंड को तो खराब कर लिया। और ऐसा कितनी बार देखने को मिला हुआ है। इवन एमडीडीएम कॉलेज में भी मैंने देखा कि केमिस्ट्री में 1 से लेकर के 50 स्टूडेंट तक को एकदम फेल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी यही सब रिजल्ट होती है कि अपने दिमाग को 10 जगह मत दोहराइए। अगर किसी ने बोला कि क्वेश्चन आउट हो गया, रखो भाई, हमारा माइंड एकदम तैयार है, मैं इसी चीज को करने जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच। अगर मैं देखूंगा तो मेरा माइंड और खराब हो जाएगा। मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, मैंने 3 बार रिवीजन किया है, इस 3 रिवीजन के आधार पर मैं पूरी तरीके से तैयार हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं उसको जवाब देने के लिए एकदम तैयार हूं। इस तरह से अपने माइंड को 12 घंटा पहले एकदम फ्री छोड़ दीजिए और प्लानिंग कीजिए कि हमें एग्जाम कैसे देना है, कैसे पेपर में पूछा जाएगा, यानी क्या लिखा हुआ है कि फिर रिवाइज ईच सब्जेक्ट बिफोर द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन शेड्यूल। फिर एग्जामिनेशन का शेड्यूल आप खुद ही देखते हो कि एक एग्जाम आज होती है तो एक एग्जाम 4 दिन के बाद होता है। तो जैसे जैसे एग्जामिनेशन का शेड्यूलिंग है उस हिसाब से आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो और एग्जाम जाकर दो। लेकिन जिस दिन आपकी एग्जाम हो रही है उस दिन प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई मत करें। 12 घंटा पहले पढ़ाई आप छोड़ दें। सुबह में बस एक बार रिफ्रेश कर ले, सब चीज देख ले, जहां डाउट्स है उसके बाद आप एकदम किताब कॉपी बंद करके सीधा जाइए एग्जाम देने, और इधर उधर की बातों में बिलीव मत कीजिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस पैटर्न का यूज करते हैं, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसको फॉलो करेंगे, ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। सबसे पहले इसको मैंने खुद अपने आप पर ट्राई किया, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने भी इसको अप्लाई किया एंड दे गॉट सक्सेस। और मेरे को उम्मीद है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं रिजिडली, मैं बार बार बोल रहा हूं रिजिडली, करना है तो करना है, अगर इसको फॉलो करके करते हो डेफिनेटली यू कैन गेट सक्सेस। अब एक क्वेश्चन उठती है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे साथ किया कि सर मेरे पास टाइम को मैनेज करने की क्षमता नहीं है। कहते हैं ना कि जिस समय टाइम आपके मुट्ठी में है तो आप हर काम को समय पर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लोगों की आदत होती है टाइम में 8 बजे पहुंचते हैं 8:15 बजे। तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट फॉलोइंग योर टाइम टेबल, दैट्स व्हाई आपकी हर काम में आपका लेट आने का आदत हो जाती है और कहीं ना कहीं आप मजाक का पात्र बनते हैं। तो लोग आप पर मजाक उड़ाए उससे पहले आप अपने आप को पंचुअल कर लीजिए कि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू बी स्ट्रिक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टेबल, प्लीज इस चीज का एकदम ध्यान दीजिए। तो आपको इस चीज को फॉलो करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कैसे तैयारी करना है। अब एक क्वेश्चन उठती है कि टाइम को हम मैनेज कैसे करें, तो ये मेरा नेक्स्ट सेशन में है जो अभी मैं थोड़ी देर के बाद बता रहा हूं। प्लीज एंड प्लीज डोंट गो अवे एंड वॉच केयरफुली।
सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पर, एकदम ध्यान से देखेंगे, उसके बाद मैं उस पर डिस्कस करूंगा। मैंने लिखा हाउ टू मैनेज योर टाइम, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे। So here I have written, जो मैंने यहाँ पर लिखा मैं सबसे पहले उसको रीडिंग करना चाहूंगा एंड आफ्टर दैट उस पर डिस्कशन करूंगा। हाउ टू मैनेज योर टाइम, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। मम्मी बोलते हैं सब्जी लाने के लिए, पापा बोलते हैं बिल जमा करने के लिए, मेरे को दुकान भी देखना है, मेरे को ये चीज करना है, मेरे को वो चीज करना है, मेरे को कोचिंग भी पकड़ना है। तो इस हाल में मैं अपने 5 घंटा या 6 घंटा का समय कैसे दूं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर देने भी जाता हूं तो टाइम मैनेज नहीं हो पाती है, जिसके कारण आई फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो देयर इज अ बिग क्वेश्चन, एक सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि भाई हम टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो आई हैव जस्ट रिटन सम पॉइंट्स हाउ टू मैनेज योर टाइम, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे। डिसाइड योर प्रायोरिटीज एंड वर्क एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। Do something to achieve your goal and keep on doing it. Make time for the things which you want to do. Keep up the momentum. कहने का मतलब है कि decide your priorities and work at the most important first. पहले अपने आप को डिसाइड कर लो कि आपकी priorities किस पर है, आप किसको सबसे ज्यादा priorities देना चाहते हो। When I was a student of school, जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था, one of my guard uncles has told me that, एक जो हमारे गार्ड अंकल थे उन्होंने एक बात बताया था कि अगर जीवन का खुशहाली 25 साल के अंदर में देखना चाहते हो, सारे ऐश मौज के साथ, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये मोबाइल होना चाहिए, मैं एकदम जिगजैग में रहूं, मेरे को वो सारी फैसिलिटी मिले जो गवर्नमेंट मतलब जो हमारे पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं, तो याद रखिए 25 साल के बाद आपकी जो जीवन है वो दुखाल होने वाली है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर आप इस 25 साल तक सारी चीजों को त्याग करके सिर्फ आप अपने स्टडी पर ध्यान दिया, सिर्फ कैसे आगे बढ़ना है उस चीज को सोचे, तो आने वाला समय आपका खुशहाल होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि 25 साल से पहले वो खुशी का पल मैं बिताऊं, जवानी का पल बिताओ, इधर उधर घूम करके बिताओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमूं, रात रात भर बातें करूं, या फिर 25 साल के बाद वो सारा काम करूं। ये डिसाइड आपको करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती यारी इंपॉर्टेंट है कि फोन इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना है।
यही चीज यहां पर बोल रहा है कि डिसाइड योर प्रायोरिटी एंड वर्क एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट। आप अपना प्रायोरिटी डिसाइड करो और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है उस पर आप काम करो। तो आपके लिए एज ए स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका अपना स्टडी है। तो डेफिनेटली आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को बस अब स्टडी देखना, बहुत हो गया हंसी मजाक, बहुत हो गई, अब मेरे को जीवन में बस एक ही चीज करना है कि हमें कुछ बन करके दिखाना है, ताकि मेरे पापा, मेरे पेरेंट्स किसी और का एग्जाम्पल ना ले कि फलानवा का बेटा ये हो गया, चिलानवा का बेटा ये हो गया। आपका एग्जाम्पल दूसरा लोग ले, ये अपने आप को साबित करके दिखाओ। जिस दिन ये साबित हो गई, आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करेंगे और आपको तो अपना खुशी मिलेगा ही मिलेगा। When somebody is telling about you, जब कोई आदमी आपके बारे में कुछ बोलते हैं, तो प्लीज जितने भी हैबिट्स हैं सबको छोड़ दीजिए और सिर्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। और सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जीवन में सब चीज बांट लीजिएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज को किसी के साथ नहीं बांट सकते। वो आपका अपना रहेगा, वो आपकी अपनी धरोहर है, जिसके बलबूते पर ये लाइफ में कुछ भी होता है। जैसे अभी हमने सुना कि जो चीन में एलएसी पर जो हमारे इंडियन सोल्जर्स एक्सपायर कर गए, उनको मार दिया गया, उसमें से कुछ ऐसे भी शख्स थे जिनकी शादी हाल फिलहाल में हुई, छोटे छोटे बच्चे हैं। सोच लीजिए उस औरत पर क्या बीत रही होंगी। अगर उस औरत के पास अपनी हुनर होगी, स्किल होगी, अगर वो पढ़ी होंगी ठीक से, तो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती है। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली वो चीज है। मैंने कल एक न्यूज कहीं से उड़ता हुआ आया, मैं नहीं जानता हूं कि ये गलत है सही है, लेकिन एक शादी हुई, उस शादी में सारे लोग खाना पीना खाएं, उसमें से एक कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके कारण उस दूल्हे की मौत हो गई और 91 लोग ऐसे थे जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इट मीन्स व्हाट? उस लड़की पर क्या बीता होगा जिसकी शादी हुई और कुछ दिन के बाद उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल देने का, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आपको अच्छे पल का भी सामना करना है और बुरे पल का भी सामना करना है। तो बस आपकी जमीन, जायदाद, धन, दौलत कितना दिन खाएंगे? वो एक ना एक दिन खत्म होगा, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी टैलेंट, ये कभी खत्म नहीं होगी। इसको जितना मंजिएगा उतना ही आपके अंदर वो निखार आएगी, उतना ही आपके अंदर वो चेहरे पर चमक आएगी। जितना पसीना गिराइएगा उतना आपके अंदर में वो चमक आएगी। और पसीना नहीं गिराते, एसी में रहने की आदत डालते हैं, तो बहुत जल्द आपके चेहरे पर झुर्री आ जाएगी और आप बुजुर्ग फील करेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे। तो हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में मत डालिए, अपने आप को स्ट्रगल पीरियड में डालिए। स्ट्रगल करना है और डिसाइड कीजिए कि करना क्या है हमें। तो सबसे पहले आपको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको उस चीज पर फोकस करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। डू समथिंग टू अचीव योर गोल। आपको कुछ करना पड़ेगा अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हैं। ख्वाब तो बड़े बड़े देख लिए, लेकिन करने को कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर का ख्वाब देख रहे हैं, जो कि फ्यूचर इज मिस्ट्री। फ्यूचर तो मिस्ट्री है, नोबडी नोज दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर। कोई नहीं जानता है कि हमारी फ्यूचर क्या होगी। तो व्हाई शुड आई वरी अबाउट माय फ्यूचर? मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरे को करना है, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को एग्जाम निकालनी है। इसको निकालने के लिए हमको अपना गोल, ये मेरी गोल है कि एसएससी एग्जाम कंप्लीट करना है या रेलवे का एग्जाम निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको अपने आप को कुछ करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल को क्या कर सको, अचीव कर सको। नेक्स्ट वन इज दैट एंड कीप ऑन डूइंग इट। और उस पर आपको लगे रहना है जब तक कि आप कंप्लीट नहीं हो जाते, करते रहिए, कीप ऑन करते रहिए, गोइंग ऑन होते रहिए, जारी रखिए उस चीज को करने का। मेक टाइम फॉर द थिंग्स, उसके लिए आपको टाइम बनाना होगा विच यू वांट टू डू। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक नहीं हो पाएगी। विदाउट गिविंग टाइम, घूमने फूलने के बाद दोस्त महिम के चक्कर में रह करके आप चाहते हो कि ये चीज करे, तो दैट इज इम्पॉसिबल टू डू। आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम बनाना पड़ेगा जिसको आप लाइफ में करना चाहते हो। एंड कीप अप द मोमेंटम, और इसको तब तक आप करते रहो जब तक कि आप सक्सेस नहीं मिल जाता। कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होना। हो सकता है आपके रास्ते में, सक्सेस भरी रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, वो सारे कठिनाइयों से आपको निकलना है और उस कठिनाइयों का सामना करना है।
हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं, फिर से मेहनत करनी है, फिर से अपने आप को चार्जअप करना है और फिर तैयारी करना है और सक्सेस पा करके छोड़ना है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग, इफ यू वांट टू कंप्लीट एन एग्जामिनेशन, you have to manage the time which I have just told you and which I am again going to describe, that is decide your priorities and work at the most important first. Do something to achieve your goal and keep on doing it. Make time for the things which you want to do, keep up the momentum. So I hope आप सभी को आज का क्लास से आपको कुछ बेनिफिट मिली होगी, आपको पता चल गया कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, अब आपको क्या करनी है, एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करोगे डे के हिसाब से, आवर के हिसाब से, और उसकी फिर कैसे कैसे तैयारी करोगे। ये सारी बातों को मैंने डिस्कस किया। एंड अगेन डोंट फॉरगेट, इट इज टोटली ट्रायल एंड टेस्टेड, इसको ट्रायल एंड टेस्ट किया गया। अगर आप भी इसको करना चाहते हो तो प्लीज डू लाइक दैट। अगर आप उसको अपने आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो यू विल गेट सक्सेस। और इसको जब आप सक्सेस पा जाते हो, अपने भाई बहन को, छोटे भाई बहन को भी ये बताइए, जितने भी आपके रिलेशन में हैं उनको भी इस तरह का नॉलेज दीजिए। नहीं होता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो भी एनर्जेटिक होंगे और इससे उनका भी भला हो जाएगा। सो आई होप आप सभी टाइम के प्रति कॉन्शियस होंगे, टाइम को अपने हाथ में रखेंगे, और मैंने जिस हिसाब से बताया कि एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कैसे तैयारी करना है और कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, उसको जरूर यूज करोगे, ये मेरा उम्मीद है, और आपकी ट्रस्ट ही मुझे आगे ले जाएगी। अगर आप उसको फॉलो करते हो ईमानदारी पूर्वक और नहीं सक्सेस किए तो फिर आप मेरे को बताना, लेकिन वो ईमानदारी पूर्वक होना होगा। खाना पूर्ति वाला काम करेंगे तो सॉरी फॉर दैट, खाना पूर्ति वाला काम नहीं करना है, हमको बस पढ़ाई करना है, करना है, करना है, करना है। नॉलेज लेना है तो लेना है, लेना है, लेना है। ये नहीं कि 10 गो क्वेश्चन याद कर लिया, चल दिया एग्जाम देने। नो, दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू गो फॉर द नॉलेज, एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू ऑल विल जस्ट फॉलो। इसी के साथ मैं अब समाप्त करना चाहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप दैट यू ऑल विल जस्ट डू वॉट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू। Just focus your mind, prepare and do something to achieve your target. Make timetable and how to manage your timetable. These all things are there by which you can just get success in any kind of examination. So इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेना चाहूँगा, and thank you to all lastly again. Thank you everyone.